2003 में यूएसए ने इराक के ऊपर भारी अटैक्स किए, मिसाइल्स दागी। यूएस मिलिट्री ने उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। इनफैक्ट इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को यूएसए ने कैप्चर कर लिया, सिर्फ इस अनुमान के साथ में कि इराक के पास में केमिकल और न्यूक्लियर टाइप के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और जब वॉर खत्म हुई और ढूंढा गया तो इराक के पास में कोई भी वेपन्स नहीं मिले। ऐसे ही स्पेक्यूलेशंस उन्होंने वियतनाम के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किए। 9/11 का बहाना लेकर बहुत सारी कंट्रीज पर अटैक किया और अब ये कहकर अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर कि ईरान 10-15 दिन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था। वर्ल्ड की हर कंट्री किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट वॉर से दूर भागने की कोशिश करती है, मगर यूएसए को देखिए, इनके आसपास कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिससे इनको खतरा हो, जो इनकी दुश्मन हो। इनफैक्ट यूएसए के ऊपर 1941 के बाद में किसी भी कंट्री ने अटैक तक नहीं किया, एक मिसाइल तक नहीं दागी है। 1941 में भी यूएसए पर नहीं, यूएसए के दूर हवाई आइलैंड पर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और जापान अब उनका सबसे हितैषी मित्र है। मगर इसके बावजूद यूएसए हर साल $1 ट्रिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो अगली 10 कंट्रीज का कंबाइन कर ले तो भी उससे ज्यादा है। यूएसए की मिलिट्री स्पेंडिंग ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का 37 से 40% है। एक आंसर हम सबको कहीं ना कहीं पता होगा, जहां भी तेल होता है वहां पर यूएस पहुंच ही जाता है। एक और रीजन है वेपन्स इंडस्ट्री, और ये दोनों रीजन यूएसए की इकोनॉमी में इतने तगड़े घुस चुके हैं कि अब यूएसए चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में वॉर हो, वॉर से कंट्रीज को नुकसान होता है, मगर किसी भी कंट्री में वॉर होने से यूएसए को फायदा जरूर होता है। अब ये फायदा यूएसए को कैसे होता है, कैसे ऑयल और वेपन्स इंडस्ट्री मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस को बढ़ाते रहते हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों यूएसए का नाम हर वॉर के बीच में इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो, इवन इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में भी यूएसए इन्वॉल्व है। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं। मगर उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ये चार्ट देखिए, ब्लू लाइन में दिखा रहा है यूएस का स्टॉक मार्केट और व्हाइट लाइन में है ऑयल कंपनीज की परफॉर्मेंस। पिछले एक साल में ऑयल कंपनीज यूएसए के नॉर्मल स्टॉक मार्केट से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मगर जनवरी 2026 के बाद में ऑयल कंपनीज ने सडन जंप लिया। जनवरी में क्या हुआ था, यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला में घुसकर उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप कर लिया, इस एलिगेशन के साथ में कि वो यूएसए के अंदर नार्को टेररिज्म फैला रहे थे। एंड जो लोग नहीं जानते हैं, वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। जनवरी के बाद में इजराइल ईरान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, उसके बाद में यूएसए ईरान के अंदर फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो गई और इन सब के बीच में ये ऑयल कंपनीज का ग्राफ तेजी से बढ़ता गया। एक और ग्राफ देखिए, ये दिखा रहा है यूएस वेपन्स और डिफेंस इंडस्ट्री वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट। पिछले एक साल में जहां यूएसए के स्टॉक मार्केट S&P 500 का रिटर्न 16% था, यूएस डिफेंस इंडस्ट्री ने लगभग 40% का रिटर्न दिया है। अब वेपन इंडस्ट्री का तो चलो समझ में आता है कि वॉर होगी तो ये इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। ऑयल इंडस्ट्री को समझने के लिए एक तीसरा चार्ट मैं आपको और दिखाऊंगा। ये रेड लाइन दिखा रही है क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ये व्हाइट और ब्लू बार्स दिखा रहे हैं ऑयल कंपनीज का ROI यानी कि रिटर्न इन कंपैरिजन टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। ध्यान से इसको देखिए, जब जब भी ऑयल कंपनीज की परफॉर्मेंस नीचे गई, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये जो कि येलो डॉट्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में ऑयल कंपनीज की परफॉर्मेंस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से ऊपर उठ गए और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में हुए। ये रिलेशन है ऑयल, वेपन्स और वॉर का। यूएसए एक कैपिटलिस्ट नेशन है जो अपने हर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहता है और आज इसी की गुत्थी को हम सुलझाते हैं। यूएसए तब किसी कंट्री पर अटैक नहीं करता जब उसकी टेरिटरी को या उसके लोगों को खतरा होता है किसी दूसरे नेशन से। इनफैक्ट वो तो होता ही नहीं है। यूएसए तभी किसी कंट्री पर अटैक कर देता है जब उसकी इकोनॉमी को खतरा लग रहा होता है कि उनकी इकोनॉमी किसी दूसरी कंट्री के प्रोग्रेस के कारण या किसी दूसरी कंट्री के द्वारा लिए गए किसी एडवर्स स्टेप के कारण नीचे जा सकती है। आप किसी भी डेवलप्ड नेशन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, सभी की इकोनॉमी स्टैग्नेंट है क्योंकि डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती है। यूएसए भी डेवलप हो चुका है, मगर उनकी इकोनॉमी कंटिन्यूसली ऊपर कैसे जा रही है, क्योंकि यूएसए को उसको ऊपर उठाने के तरीके आते हैं। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जापान, फ्रांस या जर्मन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। आपने ये जरूर सुना होगा कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं या फिर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
करे भी क्यों ना, यूएस स्टॉक्स का जो रिटर्न है वो तो मिलता ही है, और उसके साथ ही अगर डॉलर फ्यूचर में रुपये के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है तो डॉलर रुपये का कन्वर्जन बेनिफिट भी मिलता है। यूएस इकोनॉमी करंटली वर्ल्ड लीडर है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, बी इट ऑयल, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फाइनेंस, इवन एंटरटेनमेंट। अब हालांकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं कॉम्पिटेंट हूं ऐसा करने के लिए, मगर अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं IND मनी ऐप से। ये ऐप अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल पर कोई चार्जेस नहीं लेते। आप सिंपली अपना फोन नंबर एंटर करके अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करके ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा KYC प्रोसेस है जो पैन और आधार एंटर करने पर डिजी लॉकर की हेल्प से सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट भी इस ऐप में इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे पैसे ट्रांसफर करके आप इजीली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पर आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स, टॉप गेनर्स और ETFs भी मिल जाएंगे। टॉप राइट में सर्च बटन पर क्लिक करके आप इजीली कोई भी स्टॉक सर्च कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट मिनिमम 500 रुपए से SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इतने ही इजीली जब भी चाहे उसको तुरंत सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब अगर किसी यूएस स्टॉक का प्राइस 10,000 रुपए आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए का पूरा खरीदो, आप मिनिमम 100 रुपए से भी उसमें एक फ्रैक्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल में जाकर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स की रिपोर्ट अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी, किसी CA के पास जाने की या फिर खुद कैलकुलेट करके एक्सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही डिविडेंड कैलेंडर होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा यूएस स्टॉक कब डिविडेंड देने वाला है। एक P&L कैलेंडर भी होता है, जिससे आपको मंथ वाइज, डेट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का कैलेंडर मिल जाता है। यूएस स्टॉक्स तो चलो एक चीज है, IND मनी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर आप यूरोप, चाइना, कोरिया, मिडिल ईस्ट जैसे ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, इसके साथ में इंडियन स्टॉक्स, इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन ETFs, इनफैक्ट बॉन्ड्स और NPS तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही ऐप में आपका सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल आपको मिल जाएगा, काफी कन्वीनियंट है। ये ऐप आपको आपका पर्सनल नेटवर्थ बता देगा। इनफैक्ट अगर आप अपनी फैमिली इसमें लिंक करते हैं तो आपकी फैमिली नेटवर्थ भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने IND मनी ऐप का लिंक दिया है, आप वहां जाकर ऐप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वॉर्स में ऑयल के रोल को समझते हैं। वर्ल्ड की जो टॉप 6-7 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उन्हें बिग ऑयल कहा जाता है। 1960s के बाद में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुए वो तब स्टार्ट हुए जब बिग ऑयल कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जैसा कि हमने पहले ग्राफ में देखा था। जैसे ही मिडिल ईस्ट में कोई वॉर शुरू होती है तो एक परसीव्ड शॉर्टेज ऑयल की ग्लोबली हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत सारा ऑयल बनाता है। मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का यहीं होता है और यहाँ से ट्रांजिट भी होता है। यहाँ जो सुएज कैनाल या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ऑयल ट्रांजिट के मेन रास्ते हैं। और यूएसए इसी मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, इस मिडिल ईस्ट में अटैक करने के लिए अलग अलग रीजंस देता है, जैसे कि केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स का पाए जाना, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, लिबरेशन ऑफ वुमेन, जेनोसाइड। बट यूएसए वर्ल्ड का मसीहा बनकर लोगों को बचाने के लिए ये वॉर्स नहीं करता है। इन वॉर्स के पीछे काम करती है एक बहुत बड़ी लॉबी, ऑयल माफिया की लॉबी। ईयर 2000 में जॉर्ज W बुश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के लिए एक्सॉन, शेवरॉन, BP और शेल नाम की 4 ऑयल कंपनीज ने इतना पैसा दिया था जितना उन्होंने पहले कभी किसी इलेक्शन कैंपेन में नहीं दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले 3-4 साल बाद में इराक पर अटैक हुआ और इराक की जो मेजर ऑयल फील्ड्स थी वो इन ऑयल कंपनीज के हाथ में आ गई, जिन पर ये पिछले 20 सालों से नजर गड़ाकर बैठे थे। दरअसल बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिडिल ईस्ट की ऑलमोस्ट सारी ऑयल फील्ड्स अमेरिकन और फ्रेंच ऑयल कंपनीज के अंडर में थी, क्योंकि उस समय उनके अलावा किसी को ऑयल एक्सट्रैक्शन आता ही नहीं था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो वर्ल्ड के अंदर लिबरेशन की बात होने लगी, कॉलोनियलिज्म को बुरा समझा जाने लगा। अमेरिका अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता था, एक कॉलोनियल पावर नहीं बनाना चाहता था ब्रिटेन की तरह। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन ऑयल वेल्स को अब उन कंट्रीज को रिटर्न कर देना चाहिए। मिडिल ईस्ट की हर कंट्री भी धीरे धीरे ये दबाव बना रही थी कि हमारे ऑयल वेल्स हमें वापस दीजिए। रिजल्ट ये हुआ कि मिडिल ईस्ट ने धीरे धीरे अपने ऑयल वेल्स कैप्चर करना शुरू किए और यूएस ऑयल कंपनीज ने एग्जिट करना शुरू किया। मगर क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास में ना तो एक्सपर्टीज था, ना उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था ट्रांजिट का, सप्लाई चेन का, इसलिए उन्होंने कुछ ऑयल फील्ड्स यूएस ऑयल कंपनीज के पास में रहने दिए ताकि यूएस ऑयल कंपनीज उनको हेल्प कर सके उनके ऑयल को पूरे वर्ल्ड में भेजने के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए। रिजल्ट ये हुआ कि ये कंपनीज पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इन कंपनीज का बस प्रॉफिट कम हो गया, बिजनेस कम हो गया। अब अपने इस कम हुए बिजनेस में से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का क्या तरीका है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है, अगर यहाँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक परसीव्ड शॉर्टेज हो जाती है ऑयल की। लोगों को लगता है कि ऑयल हमें फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल के सारे शिपमेंट्स रुक जाते हैं, सारी स्ट्रेट्स क्लोज हो जाती हैं, ऑयल का प्रोडक्शन रुक जाता है। वर्ल्ड में और टेंशन बढ़ाने के लिए यूएसए एक दो ऑयल वेल्स के ऊपर भी धमाके कर देता है, एक दो ऑयल बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी एंग्जाइटी में जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा दाम में भी क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और सेलर्स इसका फायदा उठाकर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा देते हैं। रीसेंट एग्जांपल ले लीजिए यूएस ईरान वॉर का। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में 50 to 60% बढ़ गए हैं, ये ग्राफ दिखा रहा है। सो यूएसए ये समझ चुका है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी क्राइसिस होगा उससे विंडफॉल प्रॉफिट्स आएंगे ऑयल कंपनीज के लिए, और जब ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट आएंगे तो प्रॉफिट आएंगे गवर्नमेंट को, कांग्रेसमैन को, ब्यूरोक्रेट्स को। और उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट क्या होगा कि यूएसए किसी कंट्री की हेल्प करने के लिए उतरा है। यूएसए एक कॉलोनियल सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट नहीं होगा। अगर ये प्रूव हो जाए कि वॉर के ऊपर किसी का बस नहीं है, यूएसए मर्जी से अपनी वॉर नहीं लड़ रहा है, उसको जबरदस्ती वॉर करनी पड़ रही है, और जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो तो बस एक गुड लक है एक बुरे टाइम में। दिस इज कॉल्ड वॉर प्रॉफिटियरिंग। बट ये जो ऑयल की स्टोरी है ये पूरी स्टोरी का सिर्फ आधा पार्ट है। बाकी के आधे पार्ट को समझने के लिए लेट्स गो बैक टू 1961। 1961 में यूएसए के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने ऑफिस छोड़ते समय एक स्पीच दिया था और उसमें ये बात कही थी। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. उनको अंदाजा हो गया था कि जो यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रहा है वो कहीं यूएसए की इकोनॉमी को, यूएसए की गवर्नमेंट को ही टेक ओवर ना कर ले, और उनका डर सही निकला। ये कहानी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब प्राइवेट कंपनीज मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में इन्वॉल्व नहीं थी। यूएस गवर्नमेंट के पास खुद की फैसिलिटीज हुआ करती थी वेपन्स बनाने की, और उन्हीं का यूज करके वो वेपन्स और एयरक्राफ्ट भी बनाते थे। मगर इस सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये एक्सपैंडेबल नहीं था, और वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई तो बहुत भारी मात्रा के अंदर एयरक्राफ्ट की, बॉम्ब्स की जरूरत पड़ने लगी। और इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक वॉर प्रोडक्शन बोर्ड एस्टेब्लिश किया। इस बोर्ड ने एक रिलेशनशिप मेंटेन की गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करने लगे, प्राइवेट इंडस्ट्री को वेपन्स बनाने का, बॉम्ब्स बनाने का काम देने लगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते इंडस्ट्री की मिलिट्री वेपन्स बनाने की कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी थी। इस इंडस्ट्री को खत्म करने के बजाय, इस इंडस्ट्री को कम करने की बजाय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूएसए ने इस इंडस्ट्री से वेपन्स प्रोड्यूस करवाना जारी रखा। क्यों? क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, और इस कोल्ड वॉर के साथ शुरू हुई थी आर्म्स रेस, यानी कि किसके पास ज्यादा वेपन्स हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कंपीट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाती, एयरक्राफ्ट्स बनाती, नई नई मिसाइल्स बनाती। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो मिलिट्री इंडस्ट्री जो सिर्फ वॉर पे ही काम आती थी वो अब कंटिन्यूसली वेपन्स मैन्युफैक्चर करने लगी। बोइंग जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है उसने अपना मोस्ट ऑफ द फोकस फाइटर जेट्स बनाने के अंदर लगा दिया था। लॉकहीड मार्टिन ने दबाकर नए नए फाइटर जेट्स बनाए। जनरल डायनेमिक्स 1952 में लॉन्च हुई टैंक्स, सबमरीन्स और मिसाइल्स बनाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 से कोई भी कंपनी यूएसए में ऐसी नहीं थी जिसका आधा प्रॉफिट भी वॉर या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट से आता हो, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ऐसी कंपनीज डेवलप हुई जो 100% वेपन्स बनाकर ही अपना प्रॉफिट कमाती थी। अब जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो यूएस ने अपना डिफेंस बजट आधा कर दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सारी कंपनीज शॉक में आ गई। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएसए ही एक ग्लोबल सुपर पावर बचा था, और उसको अब बहुत सारे वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं थी। उनके पास जो वेपन्स थे उनके लिए सफिशिएंट थे। मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया जा चुका था यूएसए के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्री का, तो ये सारी इंडस्ट्री स्ट्रगल करने लगी। इसको एंड करने के लिए पेंटागन ने, जहां पर उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है, उन्होंने इन कंपनीज का मर्जर करवाना शुरू किया। 1993 में एक मीटिंग हुई, उसको बोला जाता है लास्ट सपर मीटिंग। इस मीटिंग में सारे मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आए और इन कंपनीज का मर्जर होकर 5 मेजर कंपनीज निकलकर बाहर आई, और कुछ सालों के बाद में पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट्स का 50% इन्हीं 5 मेजर कंपनीज को जाता था। यूएस गवर्नमेंट को लगा कि ये सिस्टम को काफी एफिशिएंट बनाएगा, कम कंपनीज होंगी तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी वॉलेटाइल नहीं रहेगी। बट इसी से प्रॉब्लम शुरू हुई। उन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को बड़े जायंट्स में कन्वर्ट कर दिया और बना दिया ओलिगोपॉलीज। कम कंपनीज यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग नेक्सस, इन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, कॉमन मोटिव था कि वॉर्स चलती रहनी चाहिए, वेपन्स की डिमांड हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये 2000 के बाद में आप कोई भी 5 ईयर पीरियड उठाकर देख लीजिए, डिफेंस इंडस्ट्रीज ने यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। और डिफेंस में सक्सेस का मतलब, आउट परफॉर्म करने का मतलब है ज्यादा वॉर्स होना।
यूएस की इन डिफेंस कंपनीज ने वेपन्स बनाने के साथ साथ एक और आर्ट मास्टर की, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, कांग्रेसमैन को गर्दन से पकड़ना। ऑलमोस्ट हर यूएस कांग्रेसमैन को ये डिफेंस कंपनीज कंट्रोल करती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर लगभग 1,25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था यूएसए में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज यूएसए के 50 में से 46 स्टेट्स के अंदर मौजूद थी। अब अगर मैं कोई एफिशिएंट कंपनी होऊंगा तो मैं अपना प्रोडक्शन इतना बिखरा हुआ क्यों रखूंगा 46 स्टेट में। मैं 2 या 3 स्टेट्स में समेट के रखूंगा इसको। मगर 46 स्टेट्स को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके लॉकहीड मार्टिन ने एक गेम खेला। अगर इन 46 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट का कांग्रेसमैन लॉकहीड मार्टिन के अगेंस्ट खड़ा होता है, उनके अगेंस्ट बोलता है, तो उस स्टेट में जिन लोगों को रोजगार मिला है इस प्रोग्राम के कारण, लॉकहीड मार्टिन के कारण, वो लोग उस कांग्रेसमैन से नाराज हो जाएंगे। हर पॉलिटिशियन को ये लगेगा कि लॉकहीड मार्टिन मेरे लिए जरूरी है, मेरे प्रोविंस के लिए, मेरे एरिया के लिए वो जॉब्स लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता। ये तो चलो एक पहलू हुआ पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने का। दूसरा पहलू डायरेक्टली उनके इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करना। यूएस कांग्रेसमैन और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात तो अलग है। जो लोग भी पेंटागन में, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके अंदर जो की बोर्ड मेंबर्स हैं, जो की मेंबर्स हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, उन सब लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उन सब लोगों को कंट्रोल में रखना। ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को अपने फेवर में कैसे लाते हैं? उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देकर। जब भी कोई यूएस पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अपने ऑफिस टाइम को पूरा करता है तो उसको पूरा करते ही उसको एक बहुत तगड़ी जॉब मिल जाती है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ऐसा अनुमानित है कि यूएस आर्म्स इंडस्ट्री में लगभग 950 लॉबिस्ट हैं जो गवर्नमेंट की लॉबिंग करने का, उनको अपने फेवर में लाने का काम करते हैं। इनमें से 63% लोग ऐसे हैं जो फॉर्मर यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या फॉर्मर यूएस पॉलिटिशियन थे। यूएसए के ऑलमोस्ट 80% रिटायर्ड 4 स्टार जनरल्स किसी न किसी डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में आज जॉब कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को बोला जाता है द रिवॉल्विंग डोर, जब एक इंसान पहले एक साइड में जंप करता है और फिर दूसरी साइड में जंप कर लेता है। तो बॉटम लाइन ये है कि यूएस गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और वेपन इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग आयरन ट्राइंगल है और एक दूसरे को ये फेवर करते रहते हैं। इससे ये ट्राइंगल बना रहता है, टूटता नहीं है। एक विन विन सिचुएशन है, जीत सभी की होती है। और जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स करनी पड़ती हैं पूरे वर्ल्ड में। और रुकिए, वॉर करने के लिए सबसे अच्छा रीज़न कौन सा होगा? मिडिल ईस्ट, क्योंकि वहाँ पर ऑयल कंपनीज भी बेनिफिट करेंगी जो इन टर्न यूएस गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को और ज़्यादा रिटर्न देंगी। इनफैक्ट यूएसए की वेपन इंडस्ट्री वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। यूएस वेपन इंडस्ट्री ही एक वजह थी जिसके कारण नेटो को इतना एक्सपैंड किया गया। नेटो जो यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक ग्रुप बनाया था, उसमें जैसे ही कोई कंट्री शामिल होती तो उसकी प्री कंडीशन ये थी कि उनको अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अब मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए उनको हथियार खरीदने पड़ेंगे और हथियार सप्लाई करेगा कौन? यूएस वेपन इंडस्ट्री। नेटो के आज जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी वेपन्स नेटो खरीदता है, उसमें से 2/3 यूएस वेपन इंडस्ट्री सप्लाई करती है। और सप्लाई तो छोड़िए, यूएसए फ्री के अंदर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को, कई सारी कंट्रीज को वेपन्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अनरेस्ट डेवलप करें, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएं और वॉर छिड़े कंट्रीज और उन मिलिटेंट्स के बीच में, और उन कंट्री को यूएसए से वेपन्स खरीदने पड़े। हमारे पड़ोसी का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए ने कंटिन्यूसली मिलिट्री एड पाकिस्तान को दी है, वो देते रहे हैं इस नाम से कि वो काउंटर टेररिज्म में काम आएंगे, टेररिस्ट से लड़ने के लिए पाकिस्तान उनको यूज करेगा। मगर पाकिस्तान उस एड का यूज किस लिए करता है? इंडिया पर अटैक करने के लिए। इससे इंडिया को भी अपने वेपन्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है और इंडिया भी ग्लोबल मार्केट में इंक्लूडिंग यूएसए वेपन्स खरीदने के लिए जाता है। यूएसए एक ऐसी कंट्री नहीं है जो वॉर अवॉइड करती है। इनफैक्ट वो डेलिबरेटली वॉर शुरू करती है और वॉर में इन्वॉल्व होती है बिना उनका कोई रीजन हुए, बस इसलिए ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे, उनकी गवर्नमेंट चलती रहे। मीनवाइल अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में IND मनी ऐप का लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी जरूर देखिए, जिसमें हमने बताया कि कैसे यूएसए ने डॉलर को पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंसी बना दिया। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।